Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Suraj Chaudhary and today we are going to discuss about nucleus. हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सेल वॉल के बारे में बात किया था, ठीक है। फिर उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात किया था। उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी पढ़ी थी, सेल थ्योरी को पढ़ा था। ये हमारे साइटोलॉजी का ये चौथा वीडियो है और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी विभाग में अगर वो किसी भी तरीके की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे किसी अन्य तरीके की भर्ती हो, अगर उनको सेल पढ़ना है, अगर उनको बायोलॉजी में सेल पढ़ना है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी बातें इसके बारे में सुनी होंगी और बहुत सारी बातें आप लोग नहीं भी जानते होंगे क्योंकि क्लास में ये सब चीजें नहीं बताई गई होंगी। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं, जो क्लास में नहीं बताया गया है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक सेल बना के रखा है, ठीक। ये एक डायग्राम बना हुआ है, मींस ये रियल डायग्राम नहीं है, बस आपको समझाने के लिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। और ये जो सेल है, इस सेल के ऊपर जो लेयर ये आपको दिख रही है, इस लेयर का नाम क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, सेल मेम्ब्रेन हो जाता है इस लेयर का नाम। अब इस लेयर को आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जो वस्तुएं होंगी, ये जो आपको लिक्विड सब्सटेंस जो जेली लाइक फ्लूइड दिख रहा है, ये जेली लाइक जो लिक्विड सब्सटेंस दिख रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है भाई, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म नाम क्यों दिया गया, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, उसको जाकर के देख लीजिएगा। अब जो है उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो क्या होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं, घुले मिले रहते हैं, तैरते रहते हैं, ऐश करते रहते हैं, मौज करते रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया आपके सेंटर में क्या बना हुआ है, कुछ गोलाकार आकार बना हुआ है। यहाँ पे एक राउंडेड आपको स्फेरिकल शेप दिख रहा है और इस शेप को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, ये न्यूक्लियस का बना हुआ है। किसका बना हुआ बेटा, ये न्यूक्लियस का बना हुआ है, ठीक। तो इस न्यूक्लियस को हम लोग थोड़ा सा पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर मैं आपको थ्योरेटिकली भी समझा दूंगा और जो भी बातें मैं बोलूंगा उसको बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है सेंटर में पाया जाता है, सबसे पहली बात तो ये सेंटर में पाया जाता है। और जो न्यूक्लियस होता है ये बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये कुछ इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिलेगा आपके बुक में भी, और हर जगह ये क्या मिलेगा आपको, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक। ये पहली बात आपके समझ में आ गई। अब उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आखिर हम लोग और क्या नाम दे देते हैं, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम हो जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप कह देते हैं। ये आपने थोड़ा सा बाहर का डायग्राम समझ लिया, ठीक। जो बाउंड्री पाई गई वो 2 मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी है, उसका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप हो जाता है। कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, आपको कुछ यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर भरा हुआ है भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका क्या नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म कहां पाया जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पाया जाएगा, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाएगा उसी को क्या कहेंगे आप, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ आपको यहाँ पे धागे नुमा संरचना दिख रही है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इस संरचना को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। अब क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है सर, क्रोमैटिन फाइबर आगे चल के जब डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। और वही क्रोमोसोम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट और हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं
हैं, एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग ले जाने का काम करते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये आगे चल के डिवाइड होगा और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये किसका बना होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझना है इसके सबके बारे में। अब इसके बीच में आपको यहाँ पे कुछ एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक गोलाकार आकृति दिख रही है उस न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में, उसका नाम क्या होता है भाई, उसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। क्या नाम होता है, न्यूक्लियोलस होता है। अब न्यूक्लियस में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। न्यूक्लियस में सिर्फ आप अगर इतना समझ गए तो आपको किसी और चीज को समझने की जरूरत नहीं है। आपको क्या समझना था, आपको समझना था जो बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूक्लियर एनवेलप। उसका दूसरा नाम क्या है सर, उसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो डॉट डॉट लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। अब सर इसी के अंदर आपको कुछ एक बड़ा सा डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, ये देखिए ब्लैक कलर का डेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस ही क्या होती है, न्यूक्लियोलस ही होती है, क्या होती है, राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। क्या होती है, राइबोसोम की फैक्ट्री होती है, क्या, न्यूक्लियोलस। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लियस के और चीजों को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका न्यूक्लियस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो ये सारी चीजें बहुत ही चुटकियों में आप समझ जाएंगे। इसको लास्ट तक आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो देखिए न्यूक्लियस की बात करते हैं हम लोग। न्यूक्लियस को हम लोग और क्या नाम दे देते हैं सर, न्यूक्लियस का दूसरा नाम हो जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसे, ब्रेन ऑफ द सेल कह देते हैं। क्या कहेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल। मींस सेल के अंदर ये एक दिमाग पाया जाता है, उस दिमाग का नाम क्या है, न्यूक्लियस है। क्यों कहा गया, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज जो सेल के अंदर होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में मैं ये हाथ ऊपर कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। सेम ऐसे ही हमारी जो एक सेल है उसके अंदर जो गतिविधियां हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। कहीं कहीं आपको सीपीयू ऑफ द सेल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी इसे कह देंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ब्रेन ऑफ द सेल क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। अब भाई न्यूक्लियस के डिस्कवरर की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस इतना अच्छा चीज है, इसको खोजा किसने था, तो इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है भाई, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कब खोजा था, 1831 मींस 1831 में इन्होंने खोजा था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद देखिए, इट इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये देखिए कैसा स्ट्रक्चर है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। अब स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को समझना होगा कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है और गोलाकार मींस राउंडेड स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है, ठीक है। जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है मतलब अंदर से वो सॉलिड रहेगा, अंदर से क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो देखिए अंदर यहाँ पे कई सारी चीजें भरी हुई है, इसलिए क्या लिखा गया, यहाँ पे स्फेरिकल लिखा गया, राउंडेड नहीं लिखा गया। जो राउंडेड आकार होता है वो बीच में खोखला रहता है। क्या रहता है, खोखला रहता है। इसलिए जब आप अपने अर्थ की बात करते हो तो अर्थ को राउंडेड ना कहकर क्या कहा जाता है, स्फेरिकल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें भरी हुई है वो सब सॉलिड फॉर्म में भरी हुई है, ठीक है। अगर पृथ्वी आपकी खोखली होती है अंदर से तो उसे क्या कह देते, उसको कह देते राउंड। लेकिन ये खोखला ना तो न्यूक्लियस है ना ही आपकी पृथ्वी है, तो ये क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। व्हिच प्रेजेंट एट द मिडिल, या तो ये बीच में रहेगा, मिडिल में रहेगा, और या तो सेंटर में रहेगा ऑफ द सेल। कहां रहेगा, सेंटर में रहेगा, इसीलिए कंट्रोल सेंटर भी इसका नाम दे दिया जाता है। अब देखिए न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका नाम क्या है, डीएनए है। क्या नाम है, डीएनए है। न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। व्हिच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। वही डीएनए क्या कर रहा होता है, वही जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा होता है, सारी की सारी एक्टिविटीज जो सेल के अंदर हो रही हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका डीएनए करता है। अब देखिए न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन which is called न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब उन्हीं चीजों को आपको यहाँ पे समझना है कि न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं, या इसी का नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप हो जाता है। और इसी न्यूक्लियर इन्वेलप के कहीं कहीं पे आपको पोर दिख जाएगा, कहीं कहीं पे क्या दिखेगा, पोर दिखेगा, और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियर पोर नाम होता है। क्या होता है,
न्यूक्लियर पोर इसलिए इसका नाम दिया जाता है। अब देखिए, इट कंटेन पोर्स व्हिच आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। किसके पास पोर होता है? इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर होता है, इसी न्यूक्लियर एनवेलप के पास क्या होता है? पोर होता है। उसी को क्या कह देते हैं? न्यूक्लियर पोर कह देते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्मा। अब देखिए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो साइटोप्लाज्मा यहाँ पे है और न्यूक्लियस आपका यहाँ पे है। तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए क्या पाएगा? एक लेयर पाएगा। उसी लेयर का क्या नाम है? न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम है। ठीक है। तो बच्चों, ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये किसका बना होता है? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो किसका बना हुआ था? आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। लेकिन अब वो किसका बना हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो बना हुआ होता है प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस पाया जा रहा है किसका बना हुआ है? ये प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना हुआ। तो तीन चीजें याद रखना है, प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड। ये तीन चीजों से मिलकर के क्या बना हुआ है आपका? ये न्यूक्लियोप्लाज्म बना हुआ है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियस के पास आखिर क्या होता है? यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं? क्रोमैटिन फाइबर कह देते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि यही क्रोमैटिन फाइबर आगे क्या होगा? सेल डिवीजन के दौरान क्या करेंगे? सेल डिवीजन के दौरान यही डिवाइड होकर के क्या बनाएंगे? थिक हो जाएंगे। दोनों साइड पे क्या हो जाएंगे? थिक हो जाएंगे और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, दे बिकम, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा संरचना होती है, व्हिच इज नोन एज क्रोमैटिन। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। अब देखिए, ये क्रोमैटिन की बात हो रही है कि दे बिकम थिक एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान, मतलब कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है कि ये थिक हो जाते हैं एंड चेंज इनटू क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में ये बदल जाते हैं। तो जो आपका क्रोमैटिन था वो क्या होता है? वो सेल डिवीजन के दौरान थिक होकर के क्या बनाता है? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है वो किसका बना हुआ है ये भी जानिए आप। दे आर मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। आपको ध्यान में क्या रखना है? हिस्टोन को ध्यान में रखना है। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। ये किसका कंपोजिशन है? ये क्रोमैटिन फाइबर का कंपोजिशन है। आपको न्यूक्लियोप्लाज्म ध्यान रखना था, प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक एसिड। आपका न्यूक्लियोप्लाज्म किसका बना हुआ है? प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक एसिड। आपका क्रोमैटिन फाइबर किसका बना हुआ है? हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, डीएनए एंड आरएनए। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्या थे? ये प्रोटीन थे। अब आगे बात करते हैं कि न्यूक्लियोलस, जो यहाँ पे डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये क्या करता है? जो न्यूक्लियोलस होता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, साथ ही साथ क्या करता है? यही क्या करेगा? राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और यही राइबोसोम क्या होंगे? ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएंगे। कहां आएंगे? न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएंगे और साइटोप्लाज्मा में मिल जाएंगे, और कुछ जो होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर के अटैच हो जाएंगे। अभी हम लोग जब बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसके टाइप्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका क्रोमैटिन फाइबर था वो क्या हो रहा है? देखिए, ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होते हैं? ठीक हो जाएंगे। ठीक होकर के क्या बना दे रहे हैं? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। देखिए क्या है, ये आपका क्रोमोसोम होता है। चलिए, यहीं पे हमारा ये वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको न्यूक्लियस में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कर देना, और अगर समझ में आया तो फिर कमेंट करके तभी जाना। मिलते हैं नए वीडियो में। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलेंगे। न्यूक्लियस आपका खत्म हो गया।